जब एक पूरी पीढ़ी सड़कों पर उतर आती है तो इतिहास बदल जाता है। नेपाल में जेन जी आंदोलन ने सत्ता बदल दी है। 51 लोगों की जान गई, सरकार पलटी और अब पूरा दक्षिण एशिया इस सवाल से जूझ रहा है, क्या नेपाल का ये तूफान भारत और चीन की राजनीति को हिला देगा? आपको ध्यान होगा, नेपाल में पिछले हफ्ते सोशल मीडिया बैन के बाद युवा सड़कों पे उतर आ जाते हैं और देखते ही देखते इनके प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं और 51 लोगों की जान चली जाती है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देकर भागते हैं। नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अब अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि हालात इतनी तेजी से क्यों और कैसे बिगड़े। जेन ज़ी यानी 1996-97 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में पली बढ़ी है। सरकार ने जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म को बंद किया तो ये पीढ़ी पैदा हुई। लेकिन क्या असली वजह सिर्फ ये बैन है या बीते कई सालों में जमा भ्रष्टाचार और नेपोकिड का मुद्दा है? नेताओं के बच्चे शान और शौकत में और आम युवाओं के सामने बेरोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे मुंह बाए खड़े हुए। शायद यही अराजकता सड़कों पर विस्फोट बन के सामने आई और बड़ी चीज ये है कि आंदोलन जिसमें कोई संगठित नेतृत्व नहीं था, जेन ज़ी आंदोलन, इनकी सबकी अलग-अलग मांगे थी। कुछ कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म करो, कुछ कह रहे हैं बेरोजगारी दूर करो, लेकिन कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं। यही वजह रही कि जेन ज़ी आंदोलन सफल तो हुआ लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं दिख रही। सवाल यह भी है कि बिना नेता के ये पीढ़ी कितने दिन तक टिक पाएगी। और नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध रहे वो बड़े गहरे रहे और सीधे तौर पे भारत और चीन के बीच में नेपाल जो है बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्रिज का काम करता है। केपी ओली जो है वो चीन के बेहद करीब थे। उनका इस्तीफा इस तरह होना बीजिंग के लिए झटका है। और भारत ये चाहता है कि नेपाल में लोकतांत्रिक स्थिरता बनी रहे, क्योंकि भारत में अगर पड़ोस में अस्थिरता है तो चिंता की बात है, जिस तरह से बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, अब नेपाल। तो जब तक नेपाल शांतिपूर्ण और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक स्थितियां भारत के खिलाफ जाएगी, क्योंकि अमेरिका की इन हालातों पे जो सख्त नजर है वो इस लिहाज से है कि चीन और भारत के बीच प्रतिद्वंदिता जो है उसमें नेपाल एक अहम मोहरा है। और बड़ी चीज ये है कि नेपाल 2008 में गणतंत्र बनता है, सिर्फ 17 साल पहले। अभी लोकतंत्र पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाया। बार बार सरकारें बदलना, गठबंधन की राजनीति और भ्रष्टाचार जनता को निराश करता है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नेपाल में संविधान टिका रहेगा, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थिरता आएगी या फिर से राजशाही की वापसी होगी। अब हालांकि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन सीधे तौर पे इस आंदोलन से राजशाही की वापसी का कोई ऐसा संकेत मिलता नहीं। और आप ये देखें कि जब हालात खासा बिगड़ गए तो सेना सड़कों पे उतरती है। और एक अलग चीज आपने देखी होगी, सेना सड़कों पे उतरती है तो जेन ज़ी सेना से नाराज नहीं होती बल्कि सपोर्ट करती है। और जेन ज़ी की मांगे राष्ट्रपति तक पहुंचाने में सेना की भूमिका बड़ी रही। सेना ने सख्ती से हालात तो काबू किए लेकिन आम जनता को अधिक परेशान नहीं किया। यही वजह है कि इस बार सेना को कुचला हुआ लोकतंत्र कहकर निशाना नहीं बनाया जा रहा। तो बड़ा अगर अपन एक बायोस्कोप देखें तो सवाल एक ये आता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में नेपाल की राजनीति में एंटी इंडिया नैरेटिव खड़ा किया जाता रहा। तो भारत को यह चाहिए कि नेपाल की जनता की आकांक्षाओं का समर्थन करे और उसे राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनने दे। भारत की स्थिति यह रहेगी कि नेपाल की सरकार जो भी जनता चुने या जनता जो भी सरकार चुने, भारत को उसके साथ चलना होगा, तभी नेपाल की प्रगति लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण हो पाएगी और भारत के हक में होगी। क्योंकि भारत अगर उसमें इन्वॉल्व होगा तो फिर चीजें हमारे खिलाफ की जा सकती। और सीधे तौर पर भारत को यह भी सोचना चाहिए कि नेपाल का जेन ज़ी आंदोलन सिर्फ एक घटना, राजनीतिक घटना नहीं,
ये पूरी पीढ़ी का गुस्सा, उसकी बेचैनी और उसके सपनों का विस्फोट। सवाल ये है, क्या नेपाल अपनी लोकतांत्रिक यात्रा को मजबूती देगा या फिर इतिहास को दोहरा के एक बार फिर से अस्थिरता के दलदल में फँस जाएगा? भारत, चीन ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर नेपाल पे टिकी हुई हैं कि यह आंदोलन सिर्फ़ एक क्रांति की लहर थी या वाक़ई में एक रिवॉल्यूशन। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएँ, वीडियो को लाइक शेयर करें।